हेलो फ्रेंड, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं। बीकॉम ऑनर्स सिलेबस में ये जनरली होता है, बीबीए सिलेबस में भी जनरली देखने को मिलता है। बीकॉम अगर सिर्फ है तो जनरली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक नहीं होता, तो प्लीज़ इंश्योर कर लें। ड्यू में नहीं है, आप ये इंश्योर कर लें टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है। बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है भी, तो प्लीज़ बी इंश्योर। पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले होता क्या, आइए इसकी बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 5x2। देखिए अभी तक हमें आदत थी डेरिवेटिव करने की, x स्क्वायर प्लस 5 है तो हम क्या करते थे 2x प्लस 0 ये निकालते थे डी बाई डी एक्स इसका, यस और नो। या हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो हम क्या करते थे 6x प्लस 2 हमने निकाल दिया, ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स किया। तो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, इसकी कब ज़रूरत पड़ती है पार्शियल डेरिवेटिव की, जब हमारे पास इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक x1 और एक x2, इट कैन बी x एंड y ऑल्सो, ठीक है, x1 एंड x2। पार्शियल डेरिवेटिव किया कैसे जाता है हम इसकी बात करते हैं। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए हमें, सपोज ये कि डिमांड फंक्शन है, हम सबसे पहले x1 की रिस्पेक्ट में करेंगे एज्यूमिंग x2 एज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट both sides with respect to x1 assuming x2 as constant। x2 को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो dp बाय dx1, x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x2 को कांस्टेंट मान के, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x1 का क्या हो जाएगा 1। x2 हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया हमारे लिए 0। क्यों, क्योंकि x2 को मैंने क्या माना है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्लस माइनस में अगर हो तो क्या होता है 0। आपको स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर ही मैंने सिखा दिया था। ऐसे ही अब हम करेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x2 assuming, वेरी गुड, एकदम सही सोच रहे हैं आप, x1 एज कांस्टेंट। वेरी गुड बेटा, आ गया आपको समझ टॉपिक। पहले x1 के फॉर्म, जब x1 की रिस्पेक्ट में करना है तो x2 कांस्टेंट, और x2 की रिस्पेक्ट में करना है तो x1 कांस्टेंट। बस 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 आ गया समझ। मैंने आपको इतनी बार बोला मुश्किल होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं। x2 तो x1 वाले को कांस्टेंट माना हुआ है तो वो 0, ये भी 0, ये 2x2 और ये x2 का 1, तो ये हो गया 2x2 प्लस 5, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहली चीज़ पार्शियल डेरिवेटिव करना, इसकी पहचान क्या होगी, हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। मतलब जैसे अभी तक सिर्फ x की फॉर्म में होता था, तो अब xy हो सकता है, xz हो सकता है, x1 x2 हो सकता है। और करना कैसे है, फर्स्ट टाइम हमने एक वेरिएबल को लिया, दूसरे को कांस्टेंट माना, सेकंड टाइम अनदर वेरिएबल को लिया, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट माना। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसकी क्या पहचान होती है, वो सारी मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए हैं। ये 5-6 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद अपना जो भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं उठाइए और आप करना शुरू कर दीजिए अपना 10 ईयर या जो भी कंसर्न बुक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए डिमांड फंक्शन है दो कमोडिटीज़ का, x1 और x2, और p1 की पावर -1.4, p2 की पावर 0.6, और यहाँ पे भी देखें
तो मेन चीज़ मुझे नहीं पता क्या है ये, मेन चीज़ ये कि मेरे पास दो वेरिएबल है। अभी तक होता था p इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, मतलब कुछ भी इस तरीके का होता था, हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा है। अभी क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक p1 और एक p2। सिंगल वेरिएबल की कहानी खत्म हो चुकी है। अब सेम वे हमारे पास है x2 इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड 4 पार्शियल इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिए। पार्शियल वर्ड वैसे उसने खुद भी लगा दिया। 4 partial elasticities of demand and determine whether the commodities are competitive और complementary, मतलब वो substitute हैं या complementary। बड़े आराम से एक एक चीज़ को समझना है। हमारे पास दो commodity हैं, एक x1 और एक x2, yes or no। तो हम 4 partial elasticity हो क्या सकती हैं, पहले वो समझते हैं। केस वन जिसको मैं N1 देता हूँ नाम, दैट इज, या EP1 देता हूँ नाम। केस वन में क्या हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x1 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन P1, जिसको मैंने नाम दिया है EP1। मतलब x1 में कितना चेंज आया, उसके खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, या EP2 नाम दिया मैंने, दैट इज परसेंटेज चेंज इन x1 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन P2। x1 में कितना चेंज आया, P2 की वजह से, अपने खुद के प्राइस की वजह से आया, दिस इज ओन प्राइस की वजह से आया, दिस इज रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से आया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्योंकि x1 के लिए P2 एक तरह से क्या बन गया, रिलेटेड गुड बन गया, हाँ या ना। यहां पर जो निकलेगी उसका नाम पड़ेगा क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जबकि यहां पर जो निकलेगी उसका नाम क्या पड़ेगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों में डिफरेंस समझिए, आराम से आगे बढ़ेंगे, रिलैक्स होके एकदम समझो आप इस चीज को। EP1 क्या है और EP2 मैंने क्या नाम दिया। x1 में उसी के प्राइस की वजह से आया P1 की, तो प्राइस इलास्टिसिटी, x1 में P2 की वजह से आया तो क्रॉस इलास्टिसिटी। सेम वे केस 2 समझो, केस 2 में ये है x2 का, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर नाम दे रहा हूं EP, चलो 3 नाम दे दिया मैंने इसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ 2 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन P2 itself, तो अगेन इट्स ओन प्राइस, तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट अगर ये आता है आपका परसेंटेज चेंज इन x2 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ 1, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा ये, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वो भी 4 पार्शियल इलास्टिसिटीज आपसे क्या कहना चाह रहे थे। आप देखो बातों बातों में आपकी 4 इलास्टिसिटी निकल चुकी। ये सिर्फ आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, जी हाँ, कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ जाए। अब आइए जरा क्वेश्चन समझते हैं, इसको आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए x1 इज इक्वल्स टू p की पावर -1.4 -1.4 और सॉरी p1 था, और p2 की पावर 0.6।
P1 की पावर -1.4 और P2 की पावर 0.6। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले P1 की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम P2 को क्या मान लेंगे बेटा, कांस्टेंट मान लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P1 assuming P2 as constant। तो बताइए क्या होगा, dx1 बाय dp1, ठीक है। क्या होगा ये, P1 के रिस्पेक्ट में है -1.4 P की पावर -2.4 P2 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में तो एज इट इज, वेरी गुड, ठीक है। ये आ गया dx1 dp1। तो अगर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है इसकी तो कैसे निकलेगी बताओ। जी हाँ, इसको हमने एज इट इज लिखना है -1.4 P की पावर -2.4 P2 0.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आता है प्राइस और नीचे आती है क्वांटिटी। यस और नो, प्राइस उसका खुद का है P1 के रिस्पेक्ट में है ना, तो यहाँ P1 गुड, और नीचे आएगा x1 की क्वांटिटी। तो क्या क्या, P1 -1.4 P2.6, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए ये हमारा आपस में कट हो गया, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये हमारा माइनस में है, ये हमारा P1 है, इसकी भी पावर हमारी हो जाती है 1। तो अगर हम सारा का सारा सॉल्व करते हैं तो ये आपका देखिए +1 है। अगर आप इसे ऊपर ऊपर सॉल्व कर पाए, माइनस और प्लस बेस सेम है, बेस जो है वो सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी P की पावर -1.4 और यहाँ पर P1 की पावर -1.4, दोनों आपस में कट हो गए तो क्या बचेगा, -1.4। दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी, वो खुद ओन इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, दैट इज -1.4 P2.6। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, P2 के रिस्पेक्ट में, वो क्या निकलेगी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वेरी गुड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P2 assuming P1 as constant, ठीक है। तो dx1 बाय dp2, P2 के रिस्पेक्ट में बेटा ये बात ध्यान रखना। तो ये तो एज इट इज रहेगा P1 -1.4, ये हो जाएगा 0.6 P2 -0.4, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते हैं x1 और P2 की, तो ये हमारे पास आ रहा है P1 -1.4 P2 -0.4 into 0.6 मल्टीप्लाई बाय, अब हाँ जी x1 और P2, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, वेरी गुड, P2, और नीचे हमारा फंक्शन आ गया दैट इज P1 -1.4 P2.6। तो ये और ये आपस में कट, ये सुनो, और इसको भी अगर आप -1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो देखेंगे 0.6 आएगा और ये भी आपस में एक दूसरे से कट होगा, तो ये हमारा बचेगा 0.6। तो ये आई हमारे पास क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी।
बिटवीन x1 एंड P2। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी पॉजिटिव आती है तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर माइनस आती है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो आई ये क्या है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी। ये क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं है। सेम वे हमारे पास था क्या, x2। तो आपको सेम वे करना है x2 के लिए, पहले उसे p1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर उसे p2 के रिस्पेक्ट के लिए करेंगे। तो मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ, आप उसे खुद सॉल्व करके देखिए आपका वो आंसर आ रहा है या नहीं। जो x2 फंक्शन है, जब आप उसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा हम -1.2। जी हाँ, और जब आप उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे जो कि किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, अरे बोलो भाई, हाँ P1 के रिस्पेक्ट में निकलेगी। वेरी गुड। तो वो आप देखेंगे क्या आएगी, 0.5। और ये 0.5 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव है तो वो क्या होगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपने मेरे साथ 4 पार्शियल इलास्टिसिटीज आ गए एग्जाम में, तो सीख ले कैसे निकालना है। x1 को पहले p1 के रिस्पेक्ट में, x1 को फिर p2 के रिस्पेक्ट में, x2 को फिर p1 के रिस्पेक्ट में और x2 को फिर p2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। x1 p1 हो रहा है तो ओन इलास्टिसिटी है, x1 p2 हो रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी है। सेम वे x2 p2 हो रहा है तो ओन इलास्टिसिटी है, x2 p1 हो रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी के केस में एक बात ध्यान रखना, क्रॉस इलास्टिसिटी अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बट अगर वो नेगेटिव आती है तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। समझ में आया? ये हमारा एक क्वेश्चन था, आने के बहुत चांसेस होते हैं, बड़े ध्यान से इसे देखिए। ये वाला पोर्शन एग्जाम में करके आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया था। अब आते हैं